नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है मोटिवेशन, अभिप्रेरण। देखिए, मोटिवेशन को हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। एटलीस्ट मोटिवेशन होता क्या है, किसे कहते हैं, उसका एक छोटा सा रिवीजन समझेंगे हम कि अभिप्रेरण में हमारे पास कौन कौन से तत्वों को शामिल करते हुए हमने एक संस्था के अंदर अभिप्रेरण किया है। किस तरह से हमें मोटिवेशन करना होता है, सबसे पहले मोटिवेशन का अर्थ जानते हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसी इच्छा शक्ति को जागृत करने की भावना है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। आप अभिप्रेरण देखो, इस शब्द को थोड़ा अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो किसी व्यक्ति को प्रेरित करना काम करने के लिए हम उसकी इच्छा शक्ति को इस तरह से जागृत करते हैं, उसकी भावनाओं को इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में उत्प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है। उसे मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन का एक सामान्य अर्थ है हम कि एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को इस तरह से जागृत किया जाता है कि वो अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी की पूरी योग्यता लगा देता है, उसी को हम अभिप्रेरण कहते हैं। बात करते हैं अभिप्रेरण की विशेषताओं के बारे में। पहला पॉइंट, एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मीन्स एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है। मोटिवेशन कभी समाप्त नहीं होती, कभी बंद नहीं होती है, कभी एंड नहीं होता मोटिवेशन का। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन कभी बंद नहीं होता, एंड नहीं होता। एंड नहीं होते होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी को मोटिवेट कर दिया है तो उसके बाद फिर आपको उसको उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा हर व्यक्ति को मोटिवेट करना होता है। हर रोज आपको अपने संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना होता है। एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। देखिए, एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप किसी पर्सन को मोटिवेट करते हो तो वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है, फिजिकली नहीं। हम किसी को ऐसे मोटिवेट किया है तो उसमें फिजिकली ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसके साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से उसका परिवर्तन आता है। और वो मानसिक रूप से परिवर्तन ही हमारे लिए एक प्रकार से एक मोटिवेशन का पार्ट माना जाएगा। यह आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। देखिए, जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है उससे रिलेटेड डायरेक्ट पॉइंट है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसे उसी से संबंधित यदि किसी प्रकार की प्रेरणा मिल जाए तो वो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। देखिए, ये जो ह्यूमन नीड्स है उनको सेटिस्फिकेशन करने का काम करती है। मैं मेरा एक खुद का एग्जांपल देना पसंद करूंगा कि मान लीजिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है और मैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई काम कर रहा हूँ। यदि उस काम को करने के लिए मुझे किसी व्यक्ति ने प्रेरित किया है, किसी ने आके कहा है कि भैया ये काम करने से आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, तो व्यक्ति उस काम को करने में मन से काम करता है, मन लगाकर काम करता है। अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का किया जाता है। अभी हमने 2 मिनट पहले समझा था कि ओनली ह्यूमन नीड साइकोलॉजिकली कंप्लीट किया जाता है। मतलब हम अपने मानवीय जितने भी संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन्हीं का मोटिवेशन कर सकते हैं, बाकी किसी रिसोर्सेज का नहीं कर सकते। आपकी फर्म में, आपके बिजनेस में अलग अलग टाइप के सोर्सेज लगे रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज है या फिजिकली कोई भी आपका संसाधन है। वो संसाधन, बाकी के संसाधन मोटिवेट नहीं होते हैं। आपके मान लीजिए आपकी फर्म में या इंडस्ट्री में एक मशीन लगा हुआ है, आप उस मशीन को मोटिवेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन आपके पास काम करने वाले किसी भी लेवल का व्यक्ति की नहीं हो, आप उसके साथ यदि सही ढंग से ट्रीट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट होकर आपके साथ में काम करेगा। नेक्स्ट आता है आपका, यह व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। देखिए, ये आपका वर्क एफिशिएंसी और वर्क स्किल डेवलप करने का काम करता है। जब किसी व्यक्ति के काम की आप सराहना कर लेते हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम की आप प्रशंसा कर लेते हो, तो व्यक्ति उस काम को और भी बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है। तो ये स्पष्ट है कि एक किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने से उसका वर्क एफिशिएंसी और वर्क स्किल दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न है। देखिए, मनोबल और मोटिवेशन दोनों अलग अलग। मनोबल का मीन्स कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति अपने मन से जो काम करता है, जो उसका आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास होता है, वो और उस जो मोटिवेशन, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों अलग अलग हैं। अभिप्रेरण सभी प्रकार संपूर्ण व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है, किसी पर्टिकुलर भाग को नहीं। देखिए, जो आपका अभिप्रेरण है वो पूरे व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हो तो पूरा व्यक्ति मोटिवेट होता है, ना कि किसी व्यक्ति की एक आंख मोटिवेट हो गई, एक नाक नाक मोटिवेट हो गया या हाथ मोटिवेट, ऐसा नहीं होता है।
भाई एक व्यक्ति के बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन आप जब मोटिवेट करते हो तो पूरी बॉडी मोटिवेट होती है, ना कि पर्टिकुलर एक पार्ट होता है। अभिप्रेरण व्यक्तियों के व्यवहार का स्पष्टीकरण है। जैसे आप मोटिवेशन करोगे, अभिप्रेरित करोगे, तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उस व्यक्ति का व्यवहार स्पष्ट हो जाता है। प्रबंध की सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों होता है। जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट उस समय सेटिस्फिकेशन या उस समय आप सक्सेस मानोगे जब आपके सारे एम्प्लॉय एक अच्छे ढंग से काम करते हैं, और वो उसी कंडीशन में काम करेंगे जब आप उन्हें एक अच्छे लेवल पे मोटिवेट करते हुए काम चलाओगे। नेक्स्ट आता है आपके पास में अभिप्रेरण की आवश्यकता, क्या जरूरत है। तो देखिए, आपकी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक होती है। आपकी संस्था में जो आपने निर्धारित लक्ष्य किए हैं, जो आपके उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने में आपका मोटिवेशन सहायता करता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर उनको मनोबल में वृद्धि करता है। जितने भी एम्प्लॉय आपके साथ में काम कर रहे हैं, उन्हें आप थोड़ा सा डेवलप करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इस प्रकार का सपोर्ट करते हैं, और वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ आपका काम करते हैं। संस्था के मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। जो आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, जितने भी मानवीय संसाधन है, उनका आप बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हो। अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण में सहायक होता है। जो आपका एक मानवीय संबंध होता है अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने श्रमिकों के बीच में, वो संबंध अच्छा होता है। जब एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को समय समय पर आकर मोटिवेट करता है, समय समय पर आकर उनकी सराहना करता है, उनके काम को सबके सामने लेकर आता है, तो वो एक व्यक्ति मन में से अच्छे ढंग से काम करने की कोशिश करता है। कर्मचारी अनुपस्थित आवर्तन में कमी करते हैं। देखिए, जिस स्थान पर किसी व्यक्ति की पूछ होती है, पूछ का मतलब होता है जब उसको हर कोई व्यक्ति पूछ कर काम करता है, या उसके काम की वैल्यू होती है, जब उसके काम की वैल्यू रखी जाती है, उस कंडीशन में वो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से और मन से करता है। मतलब वो अपने वर्क प्लेस पे एनी टाइम आने की कोशिश करेगा। वो न तो एब्सेंट रहेगा, न ही अपने काम में काम चोरी का प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट आता है प्रबंध के कार्यों का आधार है। देखिए, आपका प्रबंध जो मैनेजमेंट है, उसका बेस ही मोटिवेशन होता है। मैनेजमेंट का पहला काम ही मोटिवेशन है। आपका मैनेजमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। परस्पर सहयोग एवं सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। देखिए, परस्पर सहयोग, एक दूसरे का हेल्प करनी है और एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए आपको काम करना होता है। संस्था ख्याति में वृद्धि में सहायक है। इस प्रकार के काम करने से संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है और व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी होती है। एक व्यवहारिक प्रबंध की सफलता या व्यवहारिक प्रबंध का हम एक स्थापना यहाँ से कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभिप्रेरण की तकनीक है, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन करने के लिए दो तकनीकें हैं। पहला फाइनेंशियली, दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियली। देखिए, फाइनेंशियली जैसा कि नाम से क्लियर है, आप किसी कर्मचारी को उसको पैसा देकर, मतलब एक वित्तीय प्रोत्साहन देकर आप उसे मोटिवेट करोगे। देखिए, आप भी जानते हो किसी व्यक्ति को यदि पैसा मिलता है तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। हम ये काम करते हैं तो किस लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, और जब उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो थोड़ा और मजे से काम करने की कोशिश करेगा। तो इन फाइनेंशियली टेक्निक्स के अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंटों को इंक्लूड करते हैं जिसमें आपको लिखा है, जैसे आपने हायर सैलरी दे दी, इंक्रीमेंट दे दिया, बोनस दे दिया, प्रॉफिट में पार्ट दे रहे हो, आप पेंशन दे रहे हो, ग्रेजुटी दे रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो। ये एक ऐसी तकनीकें हैं जो एक व्यक्ति को मोटिवेट करता है। दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियली। देखिए, नॉन फाइनेंशियली एक ऐसी तकनीक, मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति की भावनाएं एवं इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। देखिए, ये साइकोलॉजिकली किसी व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है और उसमें उसकी भावना और इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं। इसमें इसका संबंध धन या मुद्रा से नहीं होता, मतलब यहाँ आप किसी प्रकार का पैसा नहीं देते हो। नेक्स्ट लिखा है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, आपका नॉन फाइनेंशियली आप पर्टिकुलर पर्सन या पर्सनली भी कर सकते हो और ग्रुप में भी उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक में व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर, कार्य विस्तार आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जो नॉन फाइनेंशियली टेक्निक्स है उसके अंदर आप अपने कर्मचारी को पर्सनली मिल लेते हो, उसके साथ में उसका प्रमोशन कर लेते हैं, उससे डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसका वर्क को मतलब कार्य विस्तार कर लेते हैं, काम बढ़ा दिया जाता है, उसे एक नई पोस्ट दे देते हैं। इस प्रकार से किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट करते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास में, हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास में, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। हमारे अलग अलग विद्वानों ने मोटिवेशन से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मास्लो, जिनका पूरा नाम अब्राहम एच मास्लो है, जिन्होंने ये सिद्धांत या ये अवधारणा दी थी 1943 में। अब्राहम मास्लो ने
एक व्यक्ति को उस समय संतुष्ट बताया है जब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है। देखिए, मास्लो की अवधारणा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको अलग अलग पॉइंटों में भी पूछते हैं, एक साथ में भी पूछा जाता है। अब्राहम मास्लो ने एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 अलग अलग भागों में बांटा है। उन्होंने उनके द्वारा आवश्यकताओं को क्रम प्रदान किया है। देखिए, एक व्यक्ति की आवश्यकताएं तो अनंत है, इच्छाएं अनंत है, आवश्यकताएं भी खूब सारी है, लेकिन वो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है। और वो जो आवश्यकता पूरी कर लेता है, उन्हीं आवश्यकताओं को अब्राहम मास्लो ने अलग अलग क्रम प्रदान किए कि एक व्यक्ति सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा। मतलब हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने एक स्टेप बताया है, जिसमें पहला आता है फिजिकली नीड्स, शारीरिक आवश्यकता है। देखिए, शारीरिक आवश्यकता का मतलब वो सारी आवश्यकता है जिसमें एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए उन सारी चीजों को पूरा करना कंपलसरी होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ हवा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये सारी चीजें आपके शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है, इसका मतलब वो अपना सामान्य जीवन जी रहा है। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकता। देखिए, सेफ्टी नीड्स का मतलब ये जानते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी कर लेता है, मतलब जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में डर है, आज मेरे मन में भी डर है, आपके मन में भी डर है। डर किस बात का है? कि भविष्य अनिश्चित है। भाई, आपका भविष्य अनिश्चित है, मेरा भविष्य अनिश्चित है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आधे घंटे बाद क्या करूंगा, ना आप ये कह सकते हो कि आप आधे घंटे बाद में आपकी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि जो भी है वो अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। भविष्य में कई ऐसी स्थितियां हमारे सामने क्रिएट हो सकती है, जिसको निपटने के लिए हमें बहुत सारी आवश्यकता, मतलब बहुत सारी ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ जाए जो जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन ना हो। तो एक व्यक्ति यही करेगा जब अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद। अब्राहम मास्लो ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकता, मतलब अपने सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखेगा। वो अपनी भावी जो अनिश्चितताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करे या कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि वो भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिसके अंदर आपने देखा है बीमारी, जोखिम या हानि, इन प्रकार की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। तीसरा आता है स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता, लव नीड्स। देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, जब वो व्यक्ति अपनी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तब जाके वो एक अपनत्व की, जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति ने अपना काम पूरा कर लिया, खुद सामान्य जीवन जी रहा है, अपने भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तब जाके वो थोड़ा सा समाज के प्रति और अपने दूसरे जो हाव भाव हैं, हम कह सकते हैं अपने दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनके प्रति कुछ इस प्रकार की भावना रहती है। जो व्यक्ति सामान्य जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, वो जनरली आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर समाज के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ समाज की आवश्यकता को पूरा करते फिरेंगे। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अब्राहम मास्लो ने कहा कि एक व्यक्ति की तीसरी आवश्यकता या तीसरा क्रम उन्होंने आवश्यकता का प्रदान दिया, स्नेह की आवश्यकता। जो अपने मित्र है या कोई परिवार का सदस्य है, या फिर आप कह सकते हो कि अपना कोई रिलेशन है, किसी के लिए भी जो आवश्यक तत्व है उनको पूरा करता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ आता है स्वाभिमानी, अहंकारी, ईगो नीड्स जिसको कहते हैं। जो व्यक्ति तीसरी आवश्यकता पूरी कर लेता है, उसके बाद चौथी आवश्यकता स्वाभिमान, जो प्रशंसा एवं सम्मान की भावना रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, व्यक्ति घर के अंदर, मान लो उनको रहने के लिए घर था, फिरने के लिए गाड़ी थी। अब सपोज करो किसी व्यक्ति के पास में स्विफ्ट डिजायर थी, पैसा आ गया, उसने जस्ट ओडी ले लिया, वो भी रोड पे ही चलती है, स्विफ्ट डिजायर भी रोड पे ही चलते हैं, लेकिन नहीं, एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा कि भाई मेरे पास में ये है। एक प्रतिष्ठा की आवश्यकता जो होती है, जो लोगों को एक दिखावा जिसको हम कहते हैं, दिखावे की आवश्यकता, जो स्वाभिमान की, अहंकारी आवश्यकता होती है, जो पैसा दिखने की बात करते हैं। तो ये एक ऐसी आवश्यकता है जो एक पीक पॉइंट पर आके थोड़ा सा खड़ा रहता है। व्यक्ति यहाँ पे इसको विलासिता की आवश्यकता भी कहते हैं, कि इनको पूरा करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति के जब पास पैसा है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लास्ट आता है आत्मविश्वास विकास, जो लगभग कोई पूरा नहीं करता है।
आत्म विकास की बात करते हैं तो लगभग कोई नहीं। ये ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचता है, चाहे उसके पास पैसा है ना है, सब कुछ छोड़कर, पूरा परिवार समाज सब छोड़कर एक ऐसी भावना रहता है बस अब सेल्फ डिफेंड रहेगा, मतलब अपनी प्रतिभा अपनी क्षमता जिसको कह सकते हैं अपन। तो ये थे अब्राहम मास्लो की 5 आवश्यकता क्रम। आगे बढ़ते हैं अपन हर्ज़बर्ग, अपने दूसरे ऐसे विचारक थे जो महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। आपने अपने साथ साइकोलॉजिकली इन्होंने कुछ एनालिसिस किया था, जहां ये काम कर रहे थे, एक इंजीनियर थे ये भी। इन्होंने 20 इंजीनियर्स पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक प्रश्न इनके सामने क्रिएट हुआ कि आप लोग जो काम कर रहे हो, क्या आप उस काम को करने से सेटिस्फाइड हो या नहीं। हर्ज़बर्ग ने इन व्यक्तियों से एक प्रश्न किया कि क्या आप जो आज काम कर रहे हो उस काम से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। इन दोनों प्रश्नों के सेटिस्फिकेशन यस या नो के आंसर को लेकर इन्होंने अपनी इस अवधारणा के अंदर उस काम को करने के प्रति जो वातावरण है उसको 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने 2 अलग-अलग ऐसे घटक बताए हैं जिससे एक व्यक्ति मोटिवेट होता है, जिससे एक व्यक्ति काम करने के लिए थोड़ा-सा इच्छुक होता है, जिसमें पहला आता है स्वास्थ्य घटक, जिसको आप आरोग्य घटक हाइजेनिक फैक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है मोटिवेटिंग फैक्टर। देखिए, हम पहला समझते हैं स्वास्थ्य घटक। हाइजेनिक फैक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे घटक होते हैं जिनसे एक व्यक्ति काम करता है। जब किसी कार्यस्थल पर ये सारी व्यवस्थाएं होगी, ये सारे घटक उत्पन्न होंगे, तब व्यक्ति वहां काम संतुष्टि पूर्वक करता है। मतलब ये होने से व्यक्ति कार्य संतुष्टि पूर्वक करेगा, ये नहीं होगा तो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे कौन से घटक है जिसको हम स्वास्थ्य आरोग्य घटक कहते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है वातावरण। मतलब वहां का जो एटमोस्फियर है वो सही होना चाहिए, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मतलब पानी पीने की व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, संस्था की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो अपने कर्मचारियों के प्रति क्या सोचती है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है, वहाँ के लोग, मतलब जिस संस्था या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव यदि सही है, वहाँ के जो मैनेजर है वो आपको लेकर सही संवेदन है, तो आपका काम करने की भी वहाँ इच्छा होती है। वर्किंग कंडीशन आपके वहाँ कैसी है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ रिस्क नहीं है, या जो बेसिक नीड्स जो होती है कि जैसे साफ सफाई होनी चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको उचित हवादार रोशनदान वगैरह, ये सारी चीजें है या नहीं है। नेक्स्ट, आपका सुपरविजन, पर्यवेक्षण, आपके ऊपर जो आपका सुपरवाइजर है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। कई लोगों की ऐसी भावना रहती है, आदत रहती है, जब इस पद पे आ जाते हैं, सुपरवाइजन करने बैठते हैं, तो वो हमेशा सामने वाले की गलतियां ढूंढता रहता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो सामने वाला काम कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। तो ऐसे वर्क, जो ऐसा काम हो रहा है वहां व्यक्ति को काम करने की इच्छा कम रहती है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब आपके साथ में काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉय है उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है। तो आपने भी देखा होगा, जब जैसे जनरली आप लोगों ने नौकरी नहीं करी है, लेकिन जिसने नौकरी करी आपके घर वाले से भी आप पूछ सकते हैं, यदि आपके पापा या कोई पर्सन नौकरी कर रहा है, तो जहां व्यक्ति काम कर रहा है उसके जो कलीग्स हैं, मीन्स उनके साथ में काम करने वाले व्यक्ति और उसके बीच यदि संबंध अच्छा है तो उसको घर की तरह काम करता है। वो यही सोचता है कि नहीं, मेरे साथ में काम करने वाले सारे व्यक्ति अच्छे हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो काम करने का मजा आता है। सैलरी एंड वेजेस, आपको टाइम पे सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, जितना काम किया उतनी सैलरी है या नहीं है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स होती है। एक व्यक्ति काम किसके लिए करता है, पैसे के लिए, और जब तक उसको पैसा नहीं मिले तब तक वो काम नहीं करेगा, और काम कर भी ले तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट उस समय समझोगे जब उस व्यक्ति ने काम किया है, और काम के बदले में उसे दाम मिलेगा। जब दाम मिलता है तो मन से काम होता है, और यदि उसे उचित दाम नहीं मिल रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 8 घंटे काम किया है, मन लगाकर काम किया है, और उसे उस 8 घंटे के बदले में यदि उसका सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो दूसरे दिन वो नहीं करेगा। मजबूरी अलग चीज होती है, मन से अलग चीज होती है। हर व्यक्ति 2 ही पर्पज से काम करता है। ये न केवल एक बिजनेस या जॉब की बात बताऊं, मैं आप लोगों के लिए भी यही कह रहा हूं कि आप भी कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो,
चाहे आप नहा रहे हो, कूद रहे हो, खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कोई ऐसा काम नहीं है जिसपे इन दो फैक्टर को यूज नहीं किया जाता। पहला आता है मजबूरी और दूसरा आता है मन से, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। यदि आपकी मजबूरी है तो आप काम करोगे, यदि आपकी मजबूरी नहीं है तो नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट, आप यदि उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप काम करोगे। सिंपल सी एक बात है, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपको नहाना है, भाई नहाना एक कंपल्सरी वर्क होता है। अब आज की स्थिति ऐसी है, कोरोना काल चल रहा है, आप लोग घर पे बैठे हो, सुबह कई ऐसे बंदे होंगे जो मुझे नहीं लगता सुबह टाइम पे उठ के वही जो शेड्यूल फॉलो करते होंगे जब आप लोग स्कूल जाते थे। नहीं करते हैं, बस सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, मस्ती से उठे हैं, ब्रश भी नहीं किया है, बैठे हैं, इच्छा है तो नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी नहीं है। और कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, कई लोग इसी चीज को फॉलो करके बैठ रहते हैं कि नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना मीन्स उठना ही है। तो देखिएगा, व्यक्ति काम भले ही कर रहा है, मजबूरी में कर लेगा, लेकिन मन से जब तक काम नहीं करेगा, आप लोग भी देख लो, आप जो काम वो बहुत अच्छे ढंग से करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। अब आपके घर पे मान लीजिए पिज्जा बना है, बहुत अच्छे ढंग से खाओगे, इतना टेस्ट आएगा उसमें, और वहीं यदि करेले की सब्जी बनी है तो खाना है, मुंह बिगाड़ के खाओगे, मजबूरी है। तो दोनों बात है, जब तक व्यक्ति को उसका सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिलता है, काम मन से नहीं करेगा वो। और मन से काम नहीं करेगा तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उसे पूरा करने में आपको समस्या आएगी। नेक्स्ट आता है अनुषंगी लाभ। देखिए, अनुषंगी लाभ का मीन्स होता है, व्यक्ति आपके पास में काम कर रहा है तो उसको रहने की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो कुछ फैसिलिटियां हैं वो जब तक उसको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, वो एक सेटिस्फाइड होकर काम नहीं करता है। कार्य सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। देखिए, हर व्यक्ति यही चाहता है मेरी जॉब सिक्योर्ड हो। बार बार जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आज आपको जो कोई जॉब मिली है, काफी मेहनत करके आपने जॉब ली है, बहुत इंटरव्यू फेस किए हैं आप लोगों ने, और जब आपको जॉब मिल जाती है तो इन फ्यूचर आप उस जॉब को सिक्योर्ड रखना पसंद करोगे। और जब आपको ये सेटिस्फिकेशन हो जाता है, आपको ये पॉइंट आगे क्लियर कर लिया जाता है कि यू हैव सिक्योर्ड फॉर दिस जॉब। जब आपको ये सेटिस्फिकेशन मिल जाए कि आप इस जॉब के लिए सिक्योर्ड हो, आपकी जॉब नहीं जाएगी। देखिए, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर्ड है, उनकी जॉब सिक्योर्ड है, वो आज सिक्योरिटी है, मतलब उनको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। बस इसी कारण वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। दूसरा आता है आपका मोटिवेटिंग फैक्टर, अभिप्रेरक घटक। ऐसे घटक जिनको उपयोग में लेने से एक व्यक्ति मोटिवेट होता है और काम करता है। पहले वाले थे वो तो काम स्थल पर होने ही चाहिए, वो नहीं होंगे तब तक व्यक्ति कार्य में संतुष्ट ही नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे घटक आते हैं, ऐसे घटक होते हैं जो होने से व्यक्ति मोटिवेट होकर काम करता है। जैसे पहला अचीवमेंट, उपलब्धियां। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर ले तो उसको अचीवमेंट देना चाहिए, सबके सामने उसकी सराहना करनी चाहिए। मान्यता एवं सम्मान। देखिए, व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विकास, उसे डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जैसे मान लो एक किसी संस्था में आप पर्सन को ये कह दिया कि सुबह से शाम तक कौन व्यक्ति कितने बजे आता है, वो सिर्फ आपको ध्यान देना है, मन से काम करेगा वो। जब किसी को पद मिल जाता है तब बहुत अच्छे ढंग से काम होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का काम है, व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। नेचर ऑफ जॉब, काम को अलग अलग ढंग से करवाने की कोशिश किया जाए। तो ये देखिए, दो अलग अलग घटक थे जो हर्जबर्ग ने दिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन मैकग्रेगर की बात करते हैं। अगला अपना विचारक आता है मैकग्रेगर। देखिए, मैकग्रेगर ने दो अलग अलग विचारधाराओं में इस बात को समझाया है। एक ये भी मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, डगलस मैकग्रेगर। आपने एक बुक लिखी थी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, जिसके अंदर उन्होंने व्यक्तियों की सोच को समझा है। देखिए, एक जगह पर काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ही संस्था में दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग काम करते हैं, और उन्होंने उन लोगों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो भागों में बांट दिया। पहला है एक्स विचारधारा, दूसरी है वाई विचारधारा। एक्स विचारधारा को उन्होंने नकारात्मक और निराशावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, और वाई विचारधारा को उन्होंने जस्ट इसके अपोजिट, सकारात्मक और एक दायित्व पूर्ण भूमिका को अदा करते हुए एक सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है।
आपने एक संस्था में काम करने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हुए दो अलग अलग विचारधाराएं हमारे सामने रखी है, जिसमें पहले आती है एक्स विचारधारा, जिसको हम नेगेटिविटी मानते हैं। देखिए, इस विचारधारा के अंदर जो कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं वो उस काम को इच्छा से नहीं करते, केवल उसको मजबूरी समझकर काम करते हैं। अब पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, इसीलिए वो जाना है, नहीं तो नहीं जाएंगे। यदि उन्हें ऐसा मौका मिल जाए कि उनको कोई नहीं देख रहा है तो काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे वो। बस वो उस काम को एक मजबूरी समझकर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इस विचारधारा में सामान्यतः लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कम से कम काम करना चाहते हैं। बस काम अपनी ओर से है ही नहीं, बिल्कुल महत्वाकांक्षी होते ही नहीं है, अपने उत्तरदायित्व से दूर भागते हैं, मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है उनके पास में, जो काम उनको दिया है वो भी सही ढंग से पूरा नहीं करेंगे, बस एक मजबूरी है, करना है कर लेंगे। ये लोग संगठन को परंपरागत ढंग से काम करना पसंद करेंगे, मतलब जिस तरह से काम पहले से चल रहा है उसी को अब वो फॉलो करेंगे, कोई नई क्रिएटिविटी लाना पसंद ही नहीं करता वो, क्योंकि नई क्रिएटिविटी लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे तो उन्हें सीखना पड़ता है और वो सीखना पसंद ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये आत्म केंद्रित स्वार्थी होते हैं। देखिए, इनको यदि किसी प्रकार का फायदा हो रहा है, इन्हें किसी प्रकार के बेनिफिट हो रहा है तो वो काम जल्दी से कर लेंगे, मतलब वो बाकी के संस्था के हित में बिल्कुल लगाव नहीं है, उनको खुद का स्वार्थ है तभी वो करेंगे। नेक्स्ट, इनको काम कराने के लिए डराना पड़ता है, उन्हें भय क्रिएट करना पड़ता है, दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन्हें प्रताड़ित करना पड़ता है, मतलब उन्हें बार बार उन काम को करने के लिए कहना पड़ता है, यदि नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे वो तो। और लास्ट इसका एक पॉइंट आता है कि ये केवल और केवल पैसे के पर्पज से काम करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं वहां जा रहा हूं, वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, वेजेज मिल रहा है, इसलिए मुझे 8 घंटे वहां बैठना है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन वाई विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण को हमारे सामने लाते हैं। एक ही संस्था में ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको जो बहुत ही सहज क्रिया से काम करते हैं, उस काम को करने के बाद संतोष फील करते हैं, मतलब जब सुबह वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, शाम को जब वो वहां से जाते हैं तो अपने आप को सेटिस्फाइड समझते हैं कि नहीं यार, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, अपना उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, यदि उनको किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये कल्पनाशील और सृजनशील होते हैं, मीन्स क्रिएटिव होते हैं, नए नए विचारों का वेलकम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, हर बार नई चीज लेकर आते हैं और उस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। ये अपनी योग्यता एवं क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं, जो इनके पास एबिलिटी होती है उसको सही ढंग से यूज करते हैं अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में। तो मैकग्रेगर ने दो अलग अलग विचारधाराएं दी थी। नेक्स्ट आते हैं अपने चौथे ऐसे विचारक हैं विलियम ओची, जिन्होंने जेड विचारधारा दी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। आपने जो विलियम ओची है, उन्होंने दो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था या विकसित देशों के काम करने के ढंग को थोड़ा सा समझा है। उन्होंने अमेरिका और जापान को थोड़ा सा देखा था और 1991 में अपनी पुस्तक लिखी थी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस। एक जापानी चैलेंजेस को पूरा करने के लिए अमेरिकन किस तरह से काम करते हैं उसको थोड़ा सा समझा था इन्होंने। आपने अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन किया और बाद में इस पुस्तक को लिखा था, और इस पुस्तक को लिखने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जिसको आपने जेड विचारधारा का नाम दिया है। प्रोफेसर ओची मूल रूप से जापान के प्रबंध की विशेषताओं का उजागर किया था। उन्होंने ये देखा कि जापान आज बहुत बड़ा विकसित देश है, ऐसा क्या कारण है कि जापान में लोग डेवलप्ड है, वहां की इंडस्ट्री डेवलप्ड है। आपने जापान को अमेरिका से भी उच्च स्तरीय माना है, आपने ये कहा कि जापान अमेरिका से भी डेवलप्ड है। तो आपने जापान की प्रबंध व्यवस्था को अमेरिका से भी अच्छा माना है। उसका कारण आपने दिया कि जापान की जो प्रबंध व्यवस्था है उसके अंदर मूल रूप से 4 बिंदुओं को उन्होंने शामिल किया है। पहला विश्वास, मर्मज्ञता, आत्मीयता। देखिए, विश्वास मतलब वहां जो काम करने वाले कर्मचारी उन पे बहुत विश्वास किए जाते हैं, मैनेजमेंट उन पे पूरा विश्वास करते हैं कि जिस कर्मचारी को एक बार काम दे दिया वो बीच में बार बार इंटरफेयर करते ही नहीं है। मर्मज्ञता,
मतलब उसे काम करने के लिए एक फ्लेक्सी कर रखा है कि भैया आपको जैसा समझ आए वैसा करो। आत्मीयता इंटरनली वो एक जो एक बहुत बड़ी खाई रहती है कि मैं एक मैनेजर हूँ, एक एम्प्लॉय है, एक बहुत बड़ा लेवल है इन दोनों के बीच, वो नहीं होता वहां पे। वो सारे व्यक्ति एम्प्लॉय है, सारे व्यक्ति कर्मचारी है और सभी उस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन सारे घटकों को उन्होंने साथ में लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था को उन्होंने लिया और एक नई थ्योरी को हमने सामने लिखा था, जिसका पहला पॉइंट दिया कर्मचारियों को जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए। देखिए आप देख पा रहे हो जापान में एक बार व्यक्ति का इंटरव्यू हो जाता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो उन्होंने यही कहा कि आप जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हो, इंटरव्यू एक बार नहीं 4 बार लो। आप एग्जाम नहीं, एक एग्जाम नहीं लेना, आप 4 एग्जाम लो, लेकिन एक बार उसका सिलेक्शन होने के बाद बार बार उससे चेंज मत करो। आप उसे लंबे समय तक अपने साथ रखिए, जीवन पर्यंत तक रोजगार दीजिए, ताकि वो अपनी मेंटलिटी सेटअप कर पाएगा कि मुझे आपके साथ ही काम करना है। उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होकर सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है कि आपका, कई लोगों के मन में एक गुरूर रहता है, जो मैनेजर पोस्ट पे बैठते हैं, जो ऊपर वाली जो पोस्ट पे बैठते हैं, उनके मन में ये गुरूर रहता है कि ये जो संस्था चल रही है वो हमारी वजह से चल रही है। नहीं भैया, विलियम ओची ये नहीं कहते हैं, उन्होंने इस पे स्टडी की है। उन्होंने जापान और अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था को समझा, एक बड़ी सी एक विकसित अर्थव्यवस्था को समझ के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि किसी संस्था का जो उत्पादकता सिद्ध होती है, किसी संस्था के द्वारा जो सार्थकता सिद्ध होती है, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है। उसके अंदर काम करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर उसको आगे बढ़ाते हैं। एक चेन होती है, उस चेन से काम चलता है। आपने भी देखा होगा, एक मशीन यदि चल रही है तो उसको चेन चलाती है, जब तक उसमें चेन नहीं लगेगी काम नहीं होगा। तो इनका कहना यह है कि हर व्यक्ति को आगे लाइए, हर व्यक्ति को पद पर आगे बढ़ाओ, प्रमोशन करो। आज वो छोटे स्तर पर काम कर रहा है, उसके काम को देखो, निहारो और उस काम के साथ में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है, कर्मचारियों को जीवन वृत्ति का निर्धारण गैर विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए, नॉन स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। मतलब हम ये कहते हैं किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर उसकी स्पेशलिटी पर काम नहीं करना है, उसको हर काम सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कर्मचारियों के साथ मानवीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखिए आपके कर्मचारी भी मानव है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके मन में भी कुछ इच्छाएं होती है। वो जिस काम को कर रहे हैं उनके साथ मानवीयता का व्यवहार करना होगा, उन्हें इस प्रकार का हीन नहीं समझना है। वो यही कहते हैं कि आपके कर्मचारी आपकी संस्था को लेकर चलने वाले हैं। यदि किसी संस्था में, यदि किसी कंपनी में उसका कर्मचारी नहीं होगा, संस्था क्या करेगी? घंटी बजाए वहां पे क्या काम करेगी? भाई काम करेगी कैसे? क्योंकि जब किसी गाड़ी के 4 पहिए और चारों पहिए यदि वहां से आप निकाल दो, एक पहिया भी निकाल दो, गाड़ी नहीं चल सकती है। तो विलियम ओची यही कहते हैं हमको कि अपने साथ जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके साथ मानवीयता का व्यवहार करना है, मानवता को समझते हुए काम करना है, इंसानियत की भावना को रखते हुए आपको काम करना है। संस्था के कर्मचारियों को सामूहिक निर्णय में भागीदार बनाना होगा। देखिए कई ऐसे निर्णय होते हैं जो संस्था अपने कर्मचारियों के प्रति लेती है, संस्था के आगे बढ़ाने के लिए लेती है, तो आपके संस्था के कर्मचारियों को भी उस निर्णय में शामिल करना होगा। क्योंकि कई ऐसे निर्णय होते हैं जिनको पूरा करने का काम कर्मचारी करते हैं। निर्णय लिए जाते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, लेकिन उनको पूरा करने का काम आपके कर्मचारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों को भी आपके साथ में इंक्लूड कीजिए, ताकि वो अपनी सद्बुद्धि मीन्स जो काम उन लोगों के द्वारा किया जाएगा उसके प्रति वो अपने विचार आपके समक्ष रख सके। कर्मचारियों के कार्य के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए मानव संसाधन विकास की योजना बनानी चाहिए। देखिए एक व्यक्ति अपना काम लगन और मेहनत से कैसे करे, कैसे उत्साह से करे, ऐसा काम आपको करना होगा। ऐसा आपको सोच रखनी होगी, आपको ऐसे कुछ योजना बनानी होगी कि आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति उस काम को बहुत ही उत्साहपूर्वक पूरा करेंगे। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों में विश्वास एवं सहयोग का बल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आपके मैनेजर को अपने अधीनस्थ जो अपने नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके मन में ये विश्वास और एक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना होगा कि व्यक्ति वहां जब काम करने आए तो उसको ये लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, उसके साथ में उसके कई ऐसे साथी है जो उसके काम में यदि किसी प्रकार की कमी रह भी जाएगी तो उसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। उन्हें कभी ये डर नहीं रहेगा कि मेरे से यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो मुझे उसका दंड ना मिले, उसके बदले में उसको कुछ सीख मिलेगी। हर व्यक्ति यही चाहता है, क्योंकि देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, गलती कर लेगा, लेकिन गलती के बदले में यदि उसको सजा मिल जाती है तब ऐसी स्थिति में आगे भविष्य में वो कभी उस काम को नहीं कर पाएगा। उस गलती के बदले में उसको शिक्षा देनी चाहिए, उस गलती का सुधार करना चाहिए, क्योंकि सजाएं गुनाह की होती है, गलतियों की नहीं।
गलतियों को सुधारा जाता है, गलतियों को सुधारने के अवसर दिए जाएंगे। यदि किसी संस्था में किसी व्यक्ति को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाए तो जरूरी उस संस्था के लिए वो हमेशा मन लगा के काम करेगा। तो विलियम ओची ने इन सारे पॉइंटों को हमारे सामने रखे हैं। नेक्स्ट, ये जो आपके समक्ष हमने मोटिवेशन को थोड़ा सा समझाया था, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें जरूर बताइएगा। ये आपका एक छोटा सा रिवीजन था। वैसे हमने मोटिवेशन को अलग अलग वीडियो में हमने पहले से पूरे कर रखे हैं, वो सारे वीडियो हमारी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि उस पूरे चैप्टर को एक छोटा सा रिवाइज करके एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और भी यदि कोई समस्या रहती है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स, मैसेज, चैट, जैसी भी व्यवस्था आपके पास में है आप हमसे संपर्क करें और हमें बताने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। धन्यवाद।